आंकड़े बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के भाजपा में आने से भाजपा को चुनावी फायदा कुछ नहीं, लेकिन वो फिर भी क्यों लेकर आए। मेरा अपना मानना है कि देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है। सवाल ये कि 10 साल मोदी सरकार के बावजूद एक वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है वो इस मोदी सरकार को लेकर क्यों नजर नहीं आता। किसी को प्रिसाइज नंबर नहीं मालूम होता है, वो मोदी जी को भी नहीं मालूम है। आज तक इंडिया अलायंस का एक पब्लिक मीटिंग नहीं हुआ। नीतीश कुमार और या फिर कहा जाए पूरी की पूरी जेडीयू उसका सियासी भविष्य कितना कुछ नहीं, खत्म। तो कोई राहुल गांधी से ये पूछे 2014 में आप 50 सीट के नीचे कैसे आ गए। बीजेपी का डिस्पेंसेशन है, जो लीडरशिप है, जो उनका काम करने का तरीका है, दे गो फॉर द किल। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। घोषणा पत्र आप देख रहे हैं। जी, वक्त आ गया है घोषणा पत्र का, क्योंकि देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है। आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इस बीच सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर तरफ से जोरदार दावे किए जा रहे हैं। पाला बदलने से लेकर पूरी की पूरी पार्टी लेकर दल बदल लेने तक की यहां पर तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विकसित भारत का देश को सपना दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, चुन चुन कर खामियां निकालने की कोशिश कर रहा है। इस सब के बीच अब बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर है क्या आखिर 24 चुनाव की, यही समझने के लिए, जानने के लिए घोषणा पत्र। आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी इंजीनियर कहिए आप, राजनीतिक आंकड़ों के बाजीगर कहिए आप, या फिर सियासत के सबसे बड़े वैज्ञानिक कहिए आप, प्रशांत किशोर। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। ये प्रशांत की प्रयोगशाला अगर मैं कहूं, क्योंकि जन स्वराज है, मतलब सही लोग सही सोच, एक सामूहिक प्रयास। और ये जो प्रशांत की प्रयोगशाला है, इसमें प्रशांत किशोर के सियासी अवतार वाला आविष्कार कहां तक पहुंचा? नहीं, प्रयोगशाला तो आप कह सकते हैं। प्रयोगशाला इस नज़रिए से है कि पिछले 20 वर्षों में मेरा जो कुछ भी सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, पहले 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर करीब 8 से 10 साल जो मैंने काम किया, जिसको लोग चुनावी रणनीतिकार, प्रबंधक वगैरह शब्दों से एड्रेस करते हैं, उस 10-20 साल में जो कुछ भी मैंने सीखा, वो सब सीखने समझने के बाद मैंने ये तय किया और मेरी ये समझ बनी, मेरा ये अनुभव रहा कि अगर आपको राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो उसके लिए आपको समाज के स्तर पर उतरकर काम करना होगा। अब मेरा सवाल देश को लेकर है। आपने खुद अभी कहा 10 साल मोदी सरकार। सवाल ये कि 10 साल मोदी सरकार के बावजूद एक वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है वो इस मोदी सरकार को लेकर क्यों नजर नहीं आता? मेरा अपना मानना है कि देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है। विपक्षी पार्टियां कमज़ोर हो सकती हैं, विपक्ष का फॉर्मेशन कमज़ोर हो सकता है, विपक्ष कमज़ोर नहीं है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों को ही देखेंगे तो बीजेपी को जब सबसे बड़ी सफलता 2019 में मिली तो उनको 38% वोट मिला। मतलब अगर 100 लोग वोट देने गए, उसमें 38 लोगों ने बीजेपी के, मोदी जी के, उनके कार्यशैली को, उनके विचारधारा को, उनके काम के आधार पर वोट किया। 62 लोगों ने उनको वोट नहीं किया। अब तो विपक्ष जमीन पर नहीं है ऐसी बात नहीं है, जमीन पर हर आदमी खुश है ऐसी बात नहीं है, ज़्यादातर लोग तो खुश नहीं हैं। लेकिन इस 62 को एक साथ करना और या उसके एक बड़े भाग को एक साथ करना, उसके लिए जो भूमिका विपक्षी पार्टियों की, नेताओं की होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। तो विपक्षी पार्टी कमज़ोर हो सकती है, उनका एजेंडा कमज़ोर हो सकता है, उनकी नैरेटिव या उनका प्रयास कमज़ोर हो सकता है। देश में विपक्ष नहीं है या देश में रहने वाला हर व्यक्ति सरकार से खुश है, ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती होगी। इस सब के बीच सारी की सारी नाकामी फिर तो विपक्ष की नजर आती है यहाँ पर कि वो विकल्प नहीं बन पा रहा है। ऐसे में जो मोदी सरकार राममय माहौल, लाभार्थी और मोदी की गारंटी का जिक्र करती है, फिर मतलब वो सब निगेट कर दिया आपने? नहीं, मैंने निगेट नहीं किया। जो बीजेपी को मान लीजिए कि 35 लोग खुश हैं, वो क्यों खुश हैं? वो हिंदुत्व की वजह से खुश हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर खुश हैं, वो राम मंदिर के लिए खुश हैं, वो लाभार्थी हैं इसलिए खुश हैं। तो जो, लेकिन वो सारी चीज़ को मिलाकर 35 लोग ही खुश हैं। बाकी 65 लोग हैं जो अन्य विषयों से नहीं खुश हैं। तो उन 35 का उनको फायदा है, लेकिन एक बड़ा फायदा यह है कि जो 65 उनसे नाराज है उसको कोई गैल्वनाइज नहीं कर पा रहा है, उसको कोई एक साथ लेकर नहीं आ रहा है। गैल्वनाइज करने के लिए बेहतर तरीका हो सकता था चेहरा दिया जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से। देखिए, नैरेटिव थ्रोज द फेस, नॉट द अदर वे अराउंड। ये जो किसान आंदोलन है, क्या ये नैरेटिव बन सकता है? वैसे तो 24 अब तो चुनाव, दो बातें हैं इसमें, दो मतलब सरकार को मैं ये कहूँगा कि फायदा ये है कि एक तो ये चुनाव बहुत करीब आ गया है
और दूसरा, अभी भी ये जो किसान आंदोलन है ये लार्जली हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी तक लिमिटेड है। बंगाल के किसान, महाराष्ट्र के किसान, बिहार के किसान, उड़ीसा के किसान इसमें पूरी ताकत से नहीं जुड़े हैं। लेकिन अगर वो जुड़ जाएं और ये देशव्यापी किसान का मुद्दा हो जाए तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और आप ये देख रहे हैं कि पिछली बार सरकार ने महीनों लिए थे बात करने में, इस बार जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ है हर दिन सरकार के मंत्री बैठ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है, मैंने जो आपको बात बताई कि जो अनुभवी लोग सत्ता में बैठे हैं उनको मालूम है कि इस तरह के मुद्दे को बड़ा बनते देरी नहीं लगता है। ठीक है सर, 24 चुनाव को लेकर अगर बिग पिक्चर और पॉइंट वाइज मैं आपसे कहूँ कि आपकी नज़र में 5 हाई पॉइंट्स क्या रहेंगे? अगर आज चुनाव हो जाए, 2 महीने बाद क्या होगा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी लेड एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400। आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने करीबी से काम करने का तरीका देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, अमित शाह का भी, ये इस तरीके के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकी तरफ से, ये वाकई में मुमकिन है, ये लोग कर सकते हैं, या फिर ये वो चुनावी जुमले के तौर पर? नहीं, देखिए, ना वो जुमला है ना ये उसकी कोई गारंटी है कि वो हो ही जाएगा। ये तो चुनाव लड़ने की रणनीति का, प्रयास का, स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चुनाव सिर्फ ज़मीन पर नहीं, वो दिमाग में भी लड़ा जाता है, साइकोलॉजिकली भी लड़ा जाता है। अगर बीजेपी ये दावा कर रही है तो ऐसा तो ये हर चुनाव में करते हैं। बंगाल में भी कहा 200 सीट से ज़्यादा लेकर आएंगे, हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि 200 से ज़्यादा लिख के ले लीजिए, 200 से ज़्यादा आ रहा है, आए 77। किसी को प्रिसाइज नंबर नहीं मालूम होता है, वो मोदी जी को भी नहीं मालूम है और कोई साधारण सेफोलॉजिस्ट अगर बैठ के कर रहा है उसको भी मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो बंगाल में 200 सीट का दावा कैसे कर रहे थे, कर्नाटक में जीत का दावा कैसे कर रहे थे? आप ये बड़े राज्य छोड़ दीजिए, दिल्ली उनके नाक के नीचे एक सिटी स्टेट है, वहाँ पर 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट आ गया, 2020 में उनको 62 सीट आ गई और अमित शाह खड़े होकर कह रहे थे हमें 40 सीट आ रहा है, 40 प्लस सीट आ रहा है। तो ये 2 बातें हैं, एक तो उनको पता नहीं होता है, फिर भी वो कहते क्यों हैं? कहते इसलिए हैं कि उनको जो सूचनाएं मिल रही होती हैं उसके आधार पर उनका गेस है। और दूसरा, आपको पार्टी के नेता होने के नाते आप ये थोड़ी ना कहिएगा कि मैं हार रहा हूँ, आप तो यही कहिएगा कि मुझे बहुत बड़ी जीत मिल रही है। दूसरी तरफ के जो दावे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब, जिस तरीके का बम बम माहौल इस बार बीजेपी के लिए है, मोदी के लिए राममय माहौल है, वो लाभार्थी हैं, मोदी की गारंटी है, हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्य जहां पर अभी बम्पर जीत मिली है, तो ये एक तरीके से 2004 कहीं 2024 में रिपीट होने वाला है। मतलब जो उस जमाने में इंडिया शाइनिंग वाला एक माहौल था। नहीं, देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है। व्हेन यू गेट ओवर कॉन्फिडेंट, लाइक लॉजिकल बात है कि वन शुड नेवर गेट ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन अभी जो बीजेपी का डिस्पेंसेशन है, जो लीडरशिप है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो दावा पब्लिकली कुछ करे, इनका जो काम करने, इनकी जो कार्यशैली है, ये वो लोग नहीं है जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दे गो फॉर द किल। अगर उनको मालूम है कि वो जीत रहे तो भी वो हल्के में नहीं लड़ेंगे। ये जो कोई एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मोदी जी या अमित शाह या जो भी अभी बीजेपी की लीडरशिप है, इनकी कार्यशैली ये नहीं है कि बस जीत हो गया अभी बैठ जाओ, बस जीतने ही वाले हैं। वो दावा तो कर रहे हैं कि जीत रहे, लेकिन अपनी मेहनत में, अपने प्रयास में कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप देख लीजिए, एक सीट अभी जैसे बिहार में नीतीश कुमार को लेकर आए, उनको मालूम है, आंकड़े बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के भाजपा में आने से भाजपा को चुनावी फायदा कुछ नहीं है, विधानसभा के नज़रिए से तो उनको नुकसान है। आप बिहार में किसी भी भाजपा के वर्कर से, समर्थक के, लीडर से बात कीजिएगा तो प्राइवेटली वो ये कहेगा इसका नुकसान है। लेकिन वो फिर भी क्यों लेकर आए? क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज चाहते थे, इंडिया अलायंस को साइकोलॉजिकल झटका देना चाहते थे। आप जो देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, वो अशोक चौहान को लेकर आए, ये सब क्यों कर रहे हैं? वो एक एक सीट भी जो है कि इफ़ वी आर ऑन टॉप वी मस्ट फिनिश द ऑपोजिशन, तो ये उनका स्वभाव है, उनका कार्यशैली का हिस्सा है। तो ये अगर मैं उनके सामने हूँ तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि दे हैव बिकम कॉम्प्लेसेंट। दे आर नॉट पीपल हु गेट कॉम्प्लेसेंट। अगर आपको उनसे लड़ना है तो आप ये मान कर चलिए कि वो लास्ट तक लड़ेंगे। अगर जीत रहे तो भी उस जीत को और बड़ी बनाने के लिए और ज़्यादा प्रयास करेंगे, हार रहे तब तो प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो मैं 2004 के सिनेरियो को नहीं देखता हूँ, क्योंकि 4 में लीडरशिप अलग थी, आज लीडरशिप अलग है। एक बात मुझे बताइए, कर्नाटक चुनाव जब हुआ था, उसका नतीजा जब आया था, तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के लिए एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद विपक्ष मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। ये डिरेल क्यों होने लगी, और खासतौर से नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, आपको मैं बताऊं, पहले तो राज्यों के चुनाव को सीधा एक्सट्रापोलेट लोकसभा से करना ये बहुत बड़ी भूल है।
आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, 2018 में बीजेपी कर्नाटक हारी, बड़ी मुश्किल से 2017 में गुजरात में अपनी सरकार बचाई बीजेपी ने, बड़ी मुश्किल से 15 सीट से ही सरकार बची। कर्नाटक में वो चुनाव हारे, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों जगह चुनाव हार गए, फिर भी जाके लोकसभा में इतनी बड़ी जीत मिल गई। राज्यों के चुनाव का माहौल पर असर हो सकता है, लेकिन उसका सीधा कोरिलेशन फाइनल आउटकम पर नहीं है। कर्नाटक के चुनाव के बाद, कांग्रेस की जीत के बाद जरूर एक माहौल, एक अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के पास थी, लेकिन जब आपने वो प्रयास किया नहीं, उसके बाद आप चुपचाप बैठ गए। इंडिया अलायंस जो बना जून जुलाई में, देखिए जून में इंडिया अलायंस बना है, जून से लेकर अभी हम लोग फरवरी में बैठे हुए हैं, करीब करीब 8 महीने हो गए। 8 महीने में इंडिया अलायंस के लोग कुल 6 या 8 दिन साथ में बैठे हैं। तो अगर आप 7 दिन यहीं पर बैठ जाते और 7 दिन में ये सारा काम कर लेते, तो आपके पास 8 महीने उस काम को ज़मीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। राहुल जी मान लीजिए यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, 7 दिन जाते हैं ना साथ में, एक बार 7 दिन जाकर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हो ना, लोगों से मिल रहे हो ना, तो वो 7 दिन 8 दिन आप यहीं पर बैठ के काम पूरा कर लेते। तो आप 8 महीने में 7 दिन बैठे हैं साथ में। आज तक इंडिया अलायंस का एक पब्लिक मीटिंग नहीं हुआ, ना उसका कोई नैरेटिव बना, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता ने देखा, ना कोई उसके चेहरे बने, ना सीट शेयरिंग का काम हुआ। और ये सब हो रहा है, इस बीच में आप एक अलग यात्रा पर निकल गए, और वो यात्रा इंडिया अलायंस की यात्रा नहीं है, वो कांग्रेस की यात्रा है। इसीलिए मैंने किसी दूसरे इंटरव्यू में कहा कि मतलब इससे गलत टाइम यात्रा का कुछ हो ही नहीं सकता था। तो जब राहुल जी को ग्राउंड पर होना चाहिए था, तब वो दिल्ली में बैठे थे। जब उनको दिल्ली में होना चाहिए था स्ट्रेटेजिक चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, सीट शेयरिंग करने के लिए, नेताओं को साथ में रखने के लिए, कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फाइनलाइज करने के लिए, तब वो रोड पर घूम रहे हैं। तो ये तो जब इस तरह की आप कॉमन सेंसिकल चीज़ें भी अगर आप नहीं ठीक कर रहे हैं, तो आप कैसे जीत सकते हैं? ये बेसिक जो बात आपने कही ना, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। ये बात प्रशांत किशोर को समझ में आती है, ये बात रुमाना इसार खान को समझ में आती है, और ये बात मुझे लगता है हजारों लाखों लोगों को भी बहुत आसानी से समझ में आती है। लेकिन ऐसा जो होता है, इसके पीछे की वजह क्या, इसको कांग्रेस का अपॉर्चुनिज्म के तौर पर देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस शायद इस चक्कर में थी कि उन पार्टियों की जमीन पर वो खुद को खड़ा कर लेगी और ग्रो कर जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसा होता, अगर कांग्रेस की रियली नियत ऐसी होती कि मैं बिहार में आरजेडी जदयू का स्पेस ले लूं, या यूपी में सपा का स्पेस ले लूं, या बंगाल में टीएमसी का स्पेस ले लूं, तो उसके लिए तो 3 साल 4 साल पहले से प्रयास करते। वो उनका प्रयास नहीं है, सिंपल लेथार्जी है एंड लैक ऑफ कॉमन सेंस है। हुआ ये कि जो उन्होंने पहली पदयात्रा की, उसको थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला, चैटर बना। तो अब भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ा उसको ट्रैक्शन मिला, तो ये कट कॉपी पेस्ट है कि चलो एक यात्रा से फायदा हुआ, एक और यात्रा कर दो। ये नहीं देखा कि भैया कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, टाइमिंग अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं, चैलेंजेज अलग हैं। आप जितनी मेहनत जनस्वराज को लेकर कर रहे हैं, कि वहाँ नीतीश कुमार ने जेडीयू में जिस तरीके से आपको जगह दी थी, एक परसेप्शन था कि आप ही उत्तराधिकारी हैं, तो वो बनी बनाई पार्टी आपको मिल? नहीं, मैं जीवन में कभी शॉर्टकट में यकीन नहीं रखता हूँ। मैंने जीवन में 1-2 जगह जहाँ कहीं भी शॉर्टकट लेने का प्रयास किया, मुझे झटका ही लगा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने पहले दिया था, वो आज भी मैं जाऊँ, आज भी मुझे रख लेंगे। ये अभियान शुरू करने से पहले भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है कि उन्होंने ऑफ़र भी दिया, बताया, समझाया। मैंने कहा कि मैं अब वो काम नहीं करना चाहता हूँ, और नीतीश कुमार अकेले व्यक्ति नहीं जो अपने दल में लाकर मुझे जगह देना चाहते हैं। मैंने देश में जिन दलों के साथ भी काम किया, ज़्यादातर दल यही चाहते हैं कि भाई आप हमारे दल में रहिए, राज्यसभा चले जाइए, पार्टी की जिम्मेवारी ले लीजिए। नेता तो यही चाहेगा भाई मैं उसकी पार्टी को बढ़ाऊँ। आपकी नहीं, ये खुद लीड लेना चाहते हैं। ये लोगों का ऐसे कहते भाई अरे पहले दूसरे को जिताते थे, अपने जीतना चाहते थे। ये भ्रम है आपका। मैं काम वही कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था, यही काम मैं आज भी कर रहा हूँ, सिर्फ दलों और नेताओं को नहीं, अब मैं बिहार की जनता को ये समझा रहा हूँ। सवाल लेकिन पैसे को लेकर पूछा जा रहा है कि इतना पैसा प्रशांत किशोर के पास कहाँ से आ रहा है? मतलब इसमें तो बहुत इसमें पैसा तो लगता ही है, और मैं हर दिन उसका जवाब भी देता हूँ कि इस पूरे अभियान को फिनेंशियली वो लोग मदद कर रहे हैं जिन लोगों को हमने पिछले 10 वर्ष में चुनाव जीतने में, सरकार बनाने में मदद करी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेता पैसा दे रहा है या कोई पार्टी पैसा दे रही है। देश में 5-6 राज्य ऐसे हैं आज भी जहां उन लोगों की सरकार है जिनके सरकार बनाने में हमने कंधा लगाया है। उनसे राज्यसभा नहीं मांगा, उनसे मिनिस्ट्री नहीं मांगी, उनसे पैसे फीस नहीं लिए।
इसीलिए नहीं लिया कि कभी जीवन में जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे मदद मांगेंगे। आज उनसे मदद मांग रहे हैं। नहीं, मैं सारे लोग मदद कर रहे हैं, जिनकी भी मैंने मदद की है सारे लोग मैं कह रहा हूँ, जिनकी भी मैंने मदद की है पिछले 8-10 सालों में, सबको पता है। पार्टी टीएमसी और बीजेपी पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन बीजेपी को जो लोग मदद करते हैं उन्होंने मेरी कार्यशैली को देखा है, मेरी क्षमता को जानते हैं थोड़ा या कम। वो लोग स्टार्टअप है आपका, उस पे इन्वेस्टर्स आते हैं, आपका पोटेंशियल देखकर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इन्वेस्टर तो नहीं कहूँगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे काम करते हुए इन दलों के साथ, नेताओं के साथ देखा है। बिहार में हम बैठे हुए हैं, 25 में आप भी चुनावी एंट्री करने वाले हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर एक सवाल आता है मन में, तेजस्वी का टाइम आपको लगता है बिहार में आएगा? देखिए, व्यक्ति की तो मैं कोई बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो मतलब राजनीति में काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है। ये लोगों का भ्रम है कि आरजेडी कोई बहुत बड़ा दल है बिहार में और लालू जी का करिश्मा यहाँ कायम है। आप आंकड़ों को देखते नहीं हैं। एक ज़माना था जब लालू जी की यहाँ तूती बोलती थी, तब लालू जी बिहार झारखंड एक होता था। 54 में 51 सांसद उनके जीत कर आए थे। आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए बता दूं कि आज बिहार झारखंड मिलाकर आरजेडी के 0 सांसद हैं, 0, शून्य। एक जमाना था जब वो पूरा बिहार उनके नाम पर वोट करता था। आज लालू जी के नाम पर वोट नहीं पड़ता है, लालू जी के डर से वोट पड़ता है, या लालू जी के जो लोग भाजपा से डरते हैं वो लालू जी को वोट करते हैं। लालू जी के पक्ष में वोट देने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है। आप कह रहे हैं कि आरजेडी बहुत, यहाँ पे 75 उनके विधायक हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इनके 51 सांसद होते थे, आज 0 सांसद हैं। किसी जमाने में इनके 250 विधायक होते थे, आज 70 बचे रह गए। आप राजनीति का ग्राफ ढलान पर बता। बिल्कुल उनका ढलान पर है। बंगाल पर जरा चलते हैं। वहां पर ममता बनर्जी और दीदी की शैली बेहतर तरीके से आप दर्शकों को बता पाएंगे, क्योंकि एक परसेप्शन उनके बारे में बनता है कि साहब बहुत ही जिद्दी किस्म की औरत हैं, वो जो फैसला ले लेती हैं शायद उस पर टिकी रहती हैं अपने फैसले पर। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ आई और फिर गठबंधन से अलग हो गई। इससे ममता बनर्जी की जो सियासत है बंगाल में, उसे फायदा होगा या नुकसान? मैं दीदी के साथ मैंने 2 साल काम किया है और बंगाल के चुनाव में मैंने दीदी को फ्लेक्सिबल और काम करने में बहुत, जिसके साथ काम करने में आसानी हो वैसा ही पाया। मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैंने ये कई मौक़ों पर मैंने कहा है कि मुझे दीदी के साथ काम करते हुए कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन मैं बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में बड़ी लड़ाई देखता हूँ। कई लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में जिस तरह की सफलता टीएमसी को मिली थी, इसका मतलब है कि बीजेपी एकदम कमज़ोर पड़ गई है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी इज़ ए राइजिंग फोर्स और टीएमसी को बहुत बड़ी चुनौती है, और टीएमसी ने अगर ठीक से चुनाव नहीं लड़ा तो उनको 2019 की तरह झटका भी लग सकता है। ये बंगाल के अंदर अभी संदेश खाली वाला मामला बहुत गर्म है, तो ये जो संदेश खाली में हो रहा है, इसको आप एक चुनावी पैतरे के तौर पर, या ये मौसमी माहौल के तौर पर खबर, या फिर ये ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? जब आप सत्ता में हैं और इस तरह की घटना सही या इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन अगर आ जाए, तो सत्ता में बैठे हुए दल और नेता को उसका नुकसान होना ही होना है। ये बात आप मानकर चलिए। वो सही हो ना हो वो अलग बात है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन प्योरली इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन मैं इसको टीएमसी के लिए नेगेटिव मानूंगा, इसको पॉजिटिव नहीं मानूंगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जिसके बारे में कुछ आप अनुमान लगा ना पाए, उस तरीके का एक राज्य बनकर उभरा है? क्योंकि वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन वाले दल हैं वो 2 फाड़ हो चुके हैं, एनडीए का बिल्कुल शक्ल बदली हुई है, महाविकास आघाड़ी की शक्ल बदली हुई। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो इतना मेस है कि उस पर किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी करना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इंडिया अलायंस के लिए अगर एक कोई फर्टाइल ग्राउंड था, वो था महाराष्ट्र। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझती है। बिहार के मुकाबले भी बिल्कुल सबसे फर्टाइल ग्राउंड महाराष्ट्र था, और बीजेपी को इसकी भनक, इसकी खबर, इसकी जानकारी है। इसीलिए आप अगर पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री के दौरे अगर देखें, नॉन पॉलिटिकल दौरे, तो सबसे ज़्यादा दौरे उन्होंने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किए। इंडिया अलायंस अगर बीजेपी के हिसाब से देखें तो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट जो उनके लिए था वो महाराष्ट्र था, और धीरे धीरे महाराष्ट्र को उन्होंने रिकूप किया है। और उसको अदर वे कहें तो इंडिया अलायंस के पास जो अपॉर्चुनिटी थी महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं दे हैव अलाउड इट टू स्लिप अवे।
दूसरा स्टेट मैं कर्नाटक मानता हूं जहां कांग्रेस कुड हैव कंसोलिडेटेड इन ए बिग वे, वो भी मुझे लग रहा है कि नाउ बीजेपी इज फाइटिंग बैक। तीसरा स्टेट मैं वेस्ट बंगाल मानता हूं जहां बीजेपी वाज डाउन इन डंप्स, दे हैव बीन अलाउड टू कम बैक। और मुझे लग रहा है कि इन तीनों स्टेट जो बड़े राज्य हैं, इन 3 बड़े राज्यों में, और अगर विधानसभा के नज़रिए से देखूं तो मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां बीजेपी बैकफुट पर थी कर्नाटक के बाद, वहां पर कांग्रेस हैज़ अलाउड बीजेपी टू कम बैक। एक और चीज़ जो अभी पिछले दिनों हमने देखी, आप कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, वो बात ये निकल कर आई सियासी पसंद के तौर पर देश में एक नॉर्थ साउथ डिवाइड की, तो मतलब कर्नाटक के जरिए बीजेपी उसको पार्ट लेगी? नहीं, ये देखिए बड़ा सिंपलिस्टिक टीवी स्टूडियो में बैठ के लोग कहें नॉर्थ साउथ डिवाइड, ऐसा मैं देखता नहीं हूँ। इंडिया में एक डिवाइड इलेक्टोरली, आई एम अंडरलाइनिंग इलेक्टोरली, उसको किसी दूसरे क्षेत्र में ना करें, वो है ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। और ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ का मतलब है आप बिहार से शुरू कीजिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो 220 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा की 50 से कम सीटें रही हैं। 150 से ज़्यादा सीट विपक्षी दलों के पास रही हैं, या उन दलों के पास रही हैं जो बीजेपी नहीं है, एनडीए का हिस्सा फॉर्मली नहीं है, चाहे वो नवीन पटनायक हो, जगनमोहन रेड्डी हो, फॉर्मली एनडीए के हिस्सा नहीं रहे। तो ये 150 एमपी जीते हुए हैं जो नॉन बीजेपी नॉन एनडीए हैं। इनकी वैल्यू इसलिए नहीं है पॉलिटिकली क्योंकि जो बाकी के 300 बच गए नॉर्थ और वेस्ट में, जहां बीजेपी इज फाइटिंग विथ कांग्रेस, एनसीपी, एसपी एंड आरजेडी, इन 300 में बीजेपी 80% सीट जीत गई। तो जब तक आप नॉर्थ और वेस्ट में बीजेपी को, अगर आप बीजेपी को नॉर्थ और साउथ में समझो, नॉर्थ और वेस्ट में अगर आपने 80 सीट में हरा दिया, तो ये 80 और बाकी के जो 150 हैं वो मिलकर 230 240 हो सकते हैं। नॉर्थ साउथ का डिवाइड इसलिए नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कर्नाटक में बीजेपी जीती हुई है 100% लोकसभा की सीट, तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड कहाँ है? ये आपने बहुत अच्छा बताया, ईस्ट साउथ और नॉर्थ और वेस्ट वाला जो डिवाइड आपने बताया, ये जो है ना, अगर आपको बीजेपी को हराना है तो पूरी ताकत आपको लगानी है वेस्ट और नॉर्थ में 75 से 80 सीट जीत जाओ। ईस्ट और साउथ में बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, वो 50 का 60 कर लेगी, 65 कर लेगी, वो 220 में 200 नहीं जीत सकते। तो आपके पास 150 कैप्टिव सीट है। और 24 चुनाव में आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तो वैसे ही कोई ज़मीन नहीं बची थी, गांधी परिवार जो 2 सीटों पर क्लेम रखता था, जिसमें से एक पिछली बार हार ही गए थे, अब वो रायबरेली से सोनिया गांधी भी कह रही हैं कि वो तो चुनाव नहीं लड़ेंगी राज्यसभा। भाई ये तो उनका इंटरनल मैटर है, कौन लड़ेगा। पर आपको लगता है कि गांधी परिवार को स्टेक रखना चाहिए वहाँ पर? देखिए क्या है, अगर पूरा जहाज डूब रहा है, उसके आप एक केबिन में बैठ जाएं तो, और पूरा जहाज डूब रहा है, तो आज नहीं तो कल वो केबिन भी डूबेगा। आप अपर डेक में बैठे हैं तो थोड़ा लेट से डूबिएगा, जो नीचे वाले डेक में है वो पहले पानी उसको डुबा देगा, लेकिन डूबना तो सबको है। तो अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जहाज डूब रही है, तो चाहे जैसे अमेठी का किला ढह गया, वैसे रायबरेली भी ढह जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजिकली राइट अप्रोच नहीं है कि मैं अपना रायबरेली बचा लूँ, अमेठी क्योंकि आप नहीं बचा सकते। जब जहाज डूबेगा तो आपका केबिन कैसे बचेगा, वो भी डूब जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। घोषणा पत्र आप देख रहे थे जहां राजनीतिक दलों से जुड़े बड़े मेहमान आते हैं, और आज प्रशांत किशोर से ये मुलाकात अभी चुनावी राजनीति में नहीं है, इसी वजह से अपनी पार्टी को क्यों वोट दें ये नहीं बता रहे वो, लेकिन आप किस आधार पर वोट दें ये मंत्र वो जरूर देकर जा रहे हैं। और मुझे लगता है देश के हर नागरिक को इस सच्चाई को समझना चाहिए कि वोट मुफ्त में मत दीजिए, अपने और अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए वोट दीजिए, सोच समझ कर फैसला लीजिए। बाकी लीडर्स को मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन ये जो गांधी परिवार के 3 चेहरे हैं और ये अगली पीढ़ी, मतलब राहुल और प्रियंका पर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरा दारोमदार है, तो इनमें आपको किसमें क्या इक्यूमेन नजर आता है, या किसका क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट नजर आता है? देखिए सिंपल बात है कि ये 3 लोग कांग्रेस नहीं चला रहे, कांग्रेस चला रहे राहुल गांधी। सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, दूसरे जो लोग भी हों, खड़गे साहब हों, सब लोग सपोर्टिव रोल में चला रहे हैं कांग्रेस राहुल गांधी। इस बात में कोई कहीं इफ बट किंतु परंतु नहीं है। वो चाहे कैमरे पे कुछ भी दावा कर लें, लोग चाहे कुछ भी कह दें, चला रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी की जो अपनी समझ है, उनको लगता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आज नहीं तो कल जनता मोदी से नाराज़ होगी और वो हमें गद्दी पर वापस बैठा देगी।
मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी कमी कांग्रेस के लीडरशिप में है, वो जब तक आप मानोगे नहीं कि आपको परेशानी है, आप उसका सुधार करने का प्रयास करोगे कैसे? आप ये मान रहे हो कि भैया हम ठीक हैं, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे आउटरीच में, हमारे स्ट्रेटजी में कोई गलती नहीं है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है, जनता धीरे धीरे समझेगी, जब उसको परेशानी होगी वो समझेगी। लोकतंत्र में मुझे लगता है कि ये बड़ा एरोगेंट वे ऑफ एनालिसिस है। मुझे लग रहा है कि कहीं नहीं, जैसे राहुल जी का आपने बयान सुना होगा, कहते भाई पूरी मीडिया हाईजैक हो गई है, ईडी सीबीआई सब हाईजैक हो गया है, इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं। इन बातों में थोड़ा दम है, लेकिन इसी वजह से कांग्रेस चुनाव हार रही है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अगर ऐसी बात होती तो कोई राहुल गांधी से ये पूछे कि भाई 2014 में तो मीडिया आपके पास था, आप सत्ता में थे, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन जुडिशरी सब आपके साथ था, तब 2014 में आप 50 सीट के नीचे कैसे आ गए? और अगर मीडिया से ही और जुडिशरी इलेक्शन कमीशन से ही जीत हार होती तो बीजेपी पिछले 10 वर्षों में जहां कहीं भी चुनाव हारी है वो कैसे चुनाव हारी है? राजनीतिक समझ के तौर पर कहा जाता है कि दोनों भाई बहनों में प्रियंका गांधी की बेहतर सियासत को लेकर समझ है। क्या वो भी ये रियलिटी चेक भाई को नहीं बता पाती? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि मैं ये बता दूँ कि किसकी समझ कम है ज़्यादा है। मेरे से ये सवाल पूछा गया कि भाई तीनों में सबसे ज़्यादा समझ किसकी है, बेहतर समझ किसकी है। वहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि सोनिया जी की समझ, उनका अनुभव, उनका काम करने का तरीका इन दोनों से ज़्यादा बेहतर है, उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका जी और राहुल जी की तुलना इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रियंका गांधी को अभी वो भूमिका मिली नहीं है चलाते। मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जिम्मेवारी की बात नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि यूपी में उनको जिम्मेवारी दी गई थी, उसके आधार पर जज कीजिए। नरेंद्र मोदी जी को 2009-10 में वेस्टर्न इंडिया के 3 बड़े राज्यों की जिम्मेवारी भाजपा ने दी थी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। 100 से ज़्यादा सीटों पर, वेस्टर्न पश्चिम भारत की सीटों पर मोदी जी इंचार्ज थे। उसमें भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, 9 में सब वहाँ पर कांग्रेस और यूपीए के लोग जीत कर आए। उस प्रदर्शन के आधार पर अगर आपने नरेंद्र मोदी का एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए स्पीकर, एज ए पॉलिटिकल एक्यूमेन को अगर आपने जज कर लिया होता और कोई कमेंट पास किया होता तो आज आपके मुंह पर अंडे पड़े होते। ये जिम्मेवारी अभी राहुल गांधी के पास रही है, इससे पहले सोनिया जी के हाथ में रही है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सोनिया गांधी की समझ, उनका अनुभव, उनका काम करने का तरीका शायद इन लोगों से बहुत बेहतर है, तभी उनको सफलता मिली। राहुल गांधी वैसे यात्राएं इतनी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये वाली जो यात्रा है इसका टाइमिंग उन्होंने सही नहीं चुना, लेकिन जो सियासी तपस्या वो कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिले, उसके लिए एक आप उनको क्या गुरु मंत्र देना चाहते हैं? आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर लास्ट 15 years ऑफ हिज पॉलिटिकल जर्नी एज ए स्टूडेंट। हाँ, मैं जो मैंने उनके 10-15 साल की राजनीतिक यात्रा को जो मैंने बाहर से थोड़ा करीब से भी देखा, जानना समझने का कोशिश करा, जो एक कमी मैं पाता हूँ कि वो चीज़ों को क्लोज नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आज की यात्रा वगैरह छोड़ दीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, उनकी तूती बोलती थी, वही देश के बड़े भविष्य बताए जाते थे, तब उन्होंने NSCY IYC में एक प्रयोग शुरू किया एज ए जनरल सेक्रेटरी NSCY IYC कि हमारे ये IYC और NSCY में इलेक्शन से चुनाव होगा, इलेक्शन से नए लीडरशिप पैदा की जाएगी। उसका शुरुआती विरोध हुआ, लेकिन राहुल जी ने बड़े उत्साह से पूरा उसमें समय लगाकर उसको शुरू किया। शुरुआती सफलता पंजाब और उत्तराखंड में उसको मिली, लेकिन जब लोगों ने उसको देख लिया कि किस तरीके से इलेक्शन हो रहा है, तो जो सीनियर लीडरशिप थी या जो चीज़ जो उससे पहले से बेनिफिट पा रहे थे, उन्होंने उस सिस्टम को गेम कर दिया। तो राहुल गांधी जी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो उस रेजिस्टेंस को या जो उसमें डिस्टॉर्शन आया था उसको और करेक्ट करने के लिए और उस पर लगे रहते, या अगर मान लीजिए कि नए सिस्टम से उनका विश्वास उठ रहा था तो पुराने सिस्टम में जाते जिसमें नॉमिनेशन वाली बात थी। हुआ क्या, ना वो नए सिस्टम को उन्होंने आगे बढ़ाया, ना पुराने पर वापस गए। नतीजा क्या हुआ, NSCY IYC कंप्लीटली बर्बाद हो गई 10 साल में। और इस तरह मैं आपको 20 ऐसी घटना बता सकता हूँ जहाँ पर राहुल गांधी ने बड़े उत्साह से कोई काम शुरू किया, शुरुआती दिनों में उसको बैक किया, कम व्हाट में वी विल डू दिस, और फिर जैसे ही रेजिस्टेंस आया, जैसे ही सेटबैक लगा, जैसे ही परेशानी आई, तो या तो फिर मुश्किल का सामना नहीं कर पाते। नहीं, मुश्किल का सामना करने की बात नहीं, सामना तो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होती है तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब उस पर अनिर्णय की स्थिति हो जाना। मैदान छोड़कर भागे नहीं हैं, अनिर्णय की स्थिति कि भाई मुझे इलेक्शन वाले फॉर्म में जाना है या पुराने फॉर्म में जाना है, ये निर्णय ले लो।
अगर ये निर्णय ले लोगे तो सही या गलत कुछ फायदा होगा, अगर आप अनिर्णय में रहेंगे तो दोनों का ही नुकसान, दोनों साइड से नुकसान हो रहा है। और ये उनके पूरी राजनीतिक यात्रा का मैंने पैटर्न देखा है। अब कांग्रेस तो राहुल गांधी के ही हाथों में है, तो 14 की तरह और ज़्यादा डेसिमेट होते हुए हम देखेंगे 24 में कांग्रेस को, या 19 में जो हल्का सा ग्राफ बढ़ा था 14 के बाद, उस दिशा में आपको लगता है? 19 में ग्राफ बढ़ा कहाँ था भाई, आप लोग देखिए, जो कांग्रेस को सीटें 19 में आई थी जी, वो केरल से आई, तमिलनाडु से आई और पंजाब से आई। ये 3 राज्य हैं, 9 सीट तमिलनाडु से, 18 केरल से और 7 पंजाब से। तो 2/3 करीब 2/3 कांग्रेस के जो एमपी आज हैं वो 3 राज्यों से आते हैं। ये कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस ने बीजेपी से लड़के उनको हराया हो। केरल में आप लेफ्ट को हराए, तमिलनाडु में आप AIADM को हराए और वो भी डीएम के अलायंस में, और पंजाब में आपने अकालियों को हराया। जब तक कांग्रेस बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबले में उनको नहीं हराएगी, और वो करीब 250 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, जब तक कांग्रेस उसमें कम से कम 1/3 सीट ना जीते, मतलब लोग कहते हैं भी रिवाइवल का प्लान क्या है। रिवाइवल का ये प्लान है कि आप विपक्ष को मजबूत बनना है, जीतना हारना छोड़ो, कम से कम ये कोशिश करो कि 30% का स्ट्राइक रेट आपका बीजेपी के अगेंस्ट हो, 25% का स्ट्राइक रेट हो। अभी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बीजेपी के अगेंस्ट 14 और 19 दोनों में सिंगल डिजिट में है। अगर वो 10 सीट लड़ते हैं तो उसमें 1 या 2 जीतते हैं। जिस दिन वो 10 में 3 या 4 जीतने लगेंगे, अपने आप आपको रिवाइवल दिखेगा। बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार आरजेडी महागठबंधन इंडिया गठबंधन में थे, तब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी को 24 में नुकसान होगा 2019 के मुकाबले। हालांकि अभी आपने कहा कि बीजेपी को 1 सीट का फायदा नहीं होगा नीतीश कुमार के साथ आने से। नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी पार्टी को यहाँ नुकसान होगा। इसलिए नुकसान होगा कि नीतीश कुमार का अपना कोई वोट बैंक यहाँ बचा नहीं है, खासकर लोकसभा के चुनाव के नज़रिए से। नीतीश कुमार के साथ आने से नुकसान बीजेपी को ये है कि अब वो ज़्यादा सीट लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वो जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक सीट पर फोकस करती है, जो आपने कहा कि बहुत फोकस्ड है, तो नीतीश कुमार को एनडीए के पाले में लाकर बिहार 40 लोकसभा सीटें, 40 में से 40 स्ट्राइक रेट का इंतजाम तो किया है? नहीं, वो उनको मालूम था कि यहाँ पर हम जीत रहे हैं। नीतीश कुमार को सीट के लिए लेकर नहीं आए हैं। नीतीश कुमार को वो साइकोलॉजिकल उस लड़ाई को जीतने के लिए लेकर आए हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना रहे थे, उसके अगुआ थे, प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहे थे विपक्ष के, तो उसी को तोड़ के ला दो। तो एक झटके में जो साइकोलॉजिकल झटका दिया बीजेपी ने, उसके लिए दिया। उनको इलेक्टोरल यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो इस सब के बीच नीतीश कुमार और या फिर कहा जाए पूरी की पूरी जेडीयू, उसका सियासी भविष्य कितना? कुछ नहीं, खत्म। वो तो पहले भी खत्म था, आज भी खत्म है। देखिए, मैं पिछले 7-8 महीने से रोज़ कैमरे पे कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, उनके पार्टी, उनके नेता भी ये समझ रहे थे, इसीलिए चुनाव छोड़कर भागे। अब एक ही परिस्थिति में वो महागठबंधन में रहते, वो रिस्क तब लेते जब वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के अगर चेहरा हो जाते, तो बिहार में एक माहौल बनाया जा सकता था कि बिहार का कोई आदमी प्रधानमंत्री का चेहरा है, इसलिए उनको सीट मिल सकती थी। वो हुआ नहीं। तो ये कॉमन पॉलिटिकल सेंस है कि भैया, अगर हम चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन में और हमारे 5 सीट भी नहीं आएगा, तो उसके बाद तो पार्टी टूट जाएगी, सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, पार्टी भी जाएगी। तो उससे अच्छा है कि अभी ये खून का घूंट पी लो, ह्यूमिलेशन सह लो, अभी भाजपा में चल लो, कम से कम पार्टी बच जाएगी। लेकिन जैसे ही लोकसभा जीत कर वो आएंगे, तो अब दूसरी परेशानी शुरू होगी। वो परेशानी शुरू होगी कि भाजपा की इतनी ताकत होगी, भाजपा वाले इनको क्यों अपने कंधे पर उठा के घूमेंगे। तो इनको किसी न किसी तरीके से यहाँ से और कट टू साइज किया जाएगा। और जदयू एज ए राजनीतिक पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं बचा हुआ है।